हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों ये क्लास है सुपर टेट की, जिसमें जियोग्राफी यानी कि भूगोल के 25 प्रश्नों को यहां पर करते हैं। तो दोस्तों अब बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है कि भूपर्वती की औसत मोटाई लगभग कितनी है। ऑप्शन है 22 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। तो भूपर्वती और क्रस्ट जो है ये एक ही चीज़ है, यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसी को हम भूपर्वती या क्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसकी मोटाई लगभग कितनी है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन सी यानी कि 30 किलोमीटर लगभग इसकी मोटाई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय भाग तथा महासागरीय भाग में भूपर्वती की मोटाई क्रमशः लगभग कितनी है। ऑप्शन है 5 किलोमीटर और 35 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 45 किलोमीटर या फिर 45 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि इसकी मोटाई लगभग कितनी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि महाद्वीपीय भाग में भूपर्वती की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है, जो आपने पिछले प्रश्न में देखा है, और महासागरीय भाग में मोटाई इसकी लगभग 5 किलोमीटर है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाद्वीपीय भूपर्वती किससे निर्मित है, किससे मिला करके बनी है। सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और लोहा या सिलिका और निकेल। तो भूपर्वती जो है ये बनी है सिलिका और एल्यूमिनियम से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है महासागरीय भूपर्वती साइमा किससे बनी है। सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका लोहा या सिलिका निकेल। तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिल करके ये बनी है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूपर्वती का औसत घनत्व कितना है। ऑप्शन है 2 से 2.5 या 2.5 से 2.75 या 2.70 से 3 या 1.5 से 1.90। तो यहाँ पर आपको बताना है कि औसत घनत्व कितना होता है भूपर्वती का। तो दोस्तों इसका औसत घनत्व होता है 2.70 से 3 तक इसका घनत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेंटल परत से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है सतह से 100 किलोमीटर की गहराई तक स्थित परत, सतह से 2900 किलोमीटर की गहराई तक स्थित परत, या सतह से 5100 किलोमीटर की गहराई तक स्थित परत, या भूपर्वती से 2900 किलोमीटर गहराई तक स्थित परत। तो दूसरी परत जो पृथ्वी की होती है, जो 3 सतह होती हैं, तो 3 में से एक क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 सतह होती हैं। तो मेंटल जो है ये बीच वाली सतह होती है। तो ये जो है ये भूपर्वती के नीचे अवस्थित परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक स्थित होती है, इसे ही हम मेंटल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और मेंटल परत जो है ये ठोस सैलों से बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा कि दुर्बलता मंडल किसे कहा जाता है। भूपर्वती का ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग, बाह्य कोर का ऊपरी भाग या आंतरिक कोर का ऊपरी भाग। तो आपको बताना है दुर्बलता मंडल हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों मेंटल के ऊपरी भाग में एक अर्ध तरल परत होती है जिसे ही हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है भूपर्वती, दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल और कोर। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा जो है वो कहाँ से निकलता है। देखिएगा दुर्बलता मंडल, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा दुर्बलता मंडल से निकल करके धरातल पर लावा के रूप में जमा होता है। जब वो बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कोर का निर्माण किन खनिज तत्वों से हुआ है। लोहा और मैग्नीशियम, निकेल और लोहा, लोहा और एल्यूमिनियम या निकेल और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निकेल और लोहा। कोर जो है ये निकल और लोहा जैसे खनिज तत्वों से बनी होती है, और कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है। कोर परत के 2 भाग होते हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर में तरल अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक कोर जो है ये सुघट्ट अवस्था में होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में जो और भी बातें थी वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, मौलिक रचना के अनुसार चट्टानों के कितने भेद होते हैं। 2, 3, 4 या 5।
जल्दी से आप इसका आंसर करिएगा कि कितने भेद होते हैं मौलिक रचना के अनुसार चट्टानों के। तो दोस्तों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या फिर कायांतरित आप कह सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? आग्नेय को, कायांतरित को, अवसादी को या ए और बी दोनों? तो आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि अन्य चट्टानों का निर्माण भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्हीं चट्टानों से होता है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए यानी कि आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टानें किसे कहा जाता है? जिसमें सिलिका की मात्रा 25 से 45% हो, या फिर जिसमें सिलिका की मात्रा 45 से 55% हो, या सिलिका की मात्रा 55 से 60% हो, या सिलिका की मात्रा 65 से 85% हो। तो दोस्तों अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टानें वो होती हैं जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% होता है, उसे हम अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षारीय अग्नेय चट्टानों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? बेसाल्ट है, ग्रेबो है, डेलेराइट है या उपयुक्त सभी है? तो दोस्तों यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही हैं। बेसाल्ट, ग्रेबो, डेलेराइट ये सभी क्षारीय आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवसादी चट्टानें किस प्रकार की निर्मित होती हैं? विखंडित ठोस पदार्थों के निक्षेपण से, जीव जंतुओं के जमाव से, पेड़ पौधों के जमाव से या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों अवसादी चट्टानें जो होती हैं वह विखंडित ठोस पदार्थों के निक्षेपण से भी, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परतदार चट्टानें किसे कहते हैं? कायांतरित को, अवसादी को, आग्नेय को या फिर ए और बी दोनों? तो दोस्तों अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है? बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, पैगमेटाइट है या संगमरमर है? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल, स्लेट, कोयला और खड़िया ये सारे अवसादी चट्टानों के महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। परतदार चट्टानें और अवसादी चट्टानें भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती हैं और इन्हें हम बहुत सारी परतें या इनके स्तर होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो बलुआ पत्थर यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कायांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तापमान में परिवर्तन के कारण, दाब में परिवर्तन के कारण, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि इन सभी चीज़ों से मिलकर के कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के स्थान पर पहले कौन सा सागर स्थित था? पैंजिया, आर्कटिक, टेथिस या हिंद महासागर? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा टेथिस सागर। भूगार्भिक इतिहास और इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि हिमालय पर्वत के स्थान पर पहले टेथिस सागर नाम का एक विशाल सागर स्थित था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि रूप परिवर्तनकारी कारक किसे कहते हैं? भूदृश्यों के विकास में जिन कारकों का प्रत्यक्ष योगदान हो, या भूदृश्यों के विनाश में जिन कारकों का परोक्ष योगदान हो, या भूदृश्यों के विकास में जिन कारकों का परोक्ष योगदान हो, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर क्या आंसर होगा इसको आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन सही हैं, इन्हें ही हम रूप परिवर्तनकारी कारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा कि पटल विरूपण से किस भूदृश्यों का निर्माण होता है? महाद्वीप से, पर्वत से, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? पटल विरूपण से 2 प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण होता है, महाद्वीप और निर्माणकारी बल या फिर पर्वत निर्माणकारी बल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये दोनों महाद्वीप और पर्वत से मिलकर के इसका निर्माण माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्वतों की रचना में संलग्न क्षैतिज गतियां कितने प्रकार से कार्यशील होती हैं? 1, 2, 3 या 4? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पर्वतों की रचना में संलग्न क्षैतिज गतियां 2 प्रकार की होती हैं, पहला दबाव मूलक और दूसरा तनाव मूलक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सही है?
देखिए 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि शीर्ष की तरह ऊपर उठे मोड़ को अभिनति कहते हैं और दूसरा है गर्त या द्रोणी की तरह नीचे धंसे मोड़ को अपनति कहते हैं। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये उल्टे लिखे गए हैं। शीर्ष की तरह ऊपर उठे मोड़ को हम अपनति कहते हैं और गर्त या द्रोण की तरह नीचे धंसे मोड़ को अभिनति कहा जाता है। तो ये बिल्कुल उल्टा लिखा है, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ना तो 1 और ना तो 2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तनाव बल की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं, वलन कहते हैं, अध्यारोपण या इनमें से कोई नहीं। तो जब तनाव बल की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उसे ही हम भ्रंश के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय दृष्टि से दृश्यता के आधार पर भ्रंश के विभिन्न प्रकार हैं? समांतर भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, सोपान भ्रंश या उपयुक्त सभी? तो ये सारे यहाँ पर सही हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा कि भ्रंशन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं? इसका आंसर आपको करना है, ऑप्शन है होस्ट, ग्राबेन, रिफ्ट घाटिया, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर भी सारे ऑप्शन सही हैं। भ्रंशन द्वारा निर्मित स्थल रूपों में होस्ट, ग्राबेन और रिफ्ट घाटी ये तीनों महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 25 प्रश्नों को किया है इस क्लास में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको थोड़े से टफ भी लगे होंगे। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो जिसमें भूगोल के प्रश्न आते हों तो वहाँ पर ये सभी प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आज की हमारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इस वीडियो को आप पसंद करेंगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।